निधि गुस्से से भरी हुई बेसब्री से विवेक के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, आने दो आज विवेक को, जो पीठ पीछे चल रहा है सब आज साफ कर दूंगी। यह तो वो इस घर में रहेगा या तो मैं। जैसे ही विवेक दरवाजा खोला अंदर आया, निधि तमतमाती हुई बोली, विवेक ये क्या चल रहा है? तुम्हारी मम्मी सामने वाली बिल्डिंग में क्यों रह रही हैं? क्या उन्हें तुम लेकर आए हो? विवेक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे क्या पता निधि, शायद उन्हें गांव में रहना पसंद नहीं आया होगा। हर बात में मुझ पर शक क्यों करती हो? क्या वो मुझसे पूछकर ही रहेंगी? तुमने इन्हें इस घर में नहीं रखा, उनके पास अपने पैसे थे, वो जो चाहे कर सकती हैं, हमें इससे क्या लेना देना है? विवेक की बातें सुनकर निधि का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद इसमें वाकई में विवेक का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब भी वो बालकनी में खड़ी होती और सामने सरोज देवी को देखती, उसका गुस्सा उबाल मारने लगता। एक सुबह जब निधि चाय का कप लेकर बालकनी में आई, तभी सरोज देवी भी सामने की बालकनी में कपड़े डालने आई। उन्हें देखकर निधि बिना कुछ कहे वापस अंदर आ गई और बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया, अब मेरा सारा दिन ही बेकार जाएगा। निधि की माँ कल्पना जी उसके घर के पास ही रहती थी, इसीलिए अक्सर वो रोज उसके घर आ जाया करती थी। एक दिन जब वो निधि के पास आई तो निधि पहले से ही चिड़चिड़ी मूड में थी। उसने झल्लाते हुए कहा, मम्मी, मैंने मम्मी जी को अपने घर में जगह नहीं दी तो अब उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने में निधि के फोन में घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी बड़ी दीदी जानवी का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही निधि बोली, हाँ दीदी बोलिए। निधि की आवाज चिंता में साफ झलक रही थी। जानवी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ छोटी, तू बहुत परेशान लग रही है। निधि ने सारा हाल बता दिया। ये सब सुनने के बाद जानवी ने अपनी तीखी राय दी, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, अपने पति को मुट्ठी में रख, नहीं तो ये सास लोग सर पे चढ़कर नाटक शुरू कर देती हैं। उसी वक्त कल्पना जी जो पास बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए बोली, मुझे तो पहले ही शक था उस औरत पर, बहुत तेज है वो, तभी तो तुझसे कहा था उसे दूरी बनाकर रखना, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, नहीं तो बुढ़ापे में तुमसे ही सेवा करवाएगी। पति को अपनी मुट्ठी में रखो बेटी, वरना रिश्तों की बिगड़ती देर नहीं लगती। तभी जानवी भी बीच में बोल पड़ी, और सुन छोटी, तेरे पति की सैलरी की बात अगर तेरी सास को पता चल गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो वो हर महीने पैसे मांगने लगेगी। वो आगे बोली, और एक बात याद रख, अभी तो सामने वाले फ्लैट में है, लेकिन अगर उसे जरा भी मौका मिला तो कल को तेरे घर में घुस आएगी। बुढ़ों की सेवा करना आसान नहीं होता। जानवी ने जोर देते हुए कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही बताया था कि मेरी सास के तो शरीर से बदबू आती है। ये सुनकर निधि तुरंत बोली, हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी सास के शरीर से भी बहुत तेज बदबू आती है। तभी कल्पना जी और जानवी एक साथ बोल उठी, अपने पति को अपने बस में रखोगे तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वरना सास घर में घुसकर सब पर हावी हो जाएगी। तभी निधि मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ आप लोग बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत के पीछे खड़ा विवेक चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसे आज पहली बार समझ आया कि निधि मेरी माँ से हमेशा इतनी चिढ़ी क्यों रहती है। जब भी उसके बारे में कुछ पूछता हूँ तो क्यों हर बार टालती है। उसे याद आया कि जब निधि की डिलीवरी हुई तो उसने अपनी माँ सरोज देवी को बुलाने की बात की थी, लेकिन निधि ने साफ मना करते हुए बोली, मैं गाँव में जब भी जाती हूँ मम्मी जी मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करती। अब मैं उन्हें देखकर और तनाव नहीं लेना चाहती, प्लीज उन्हें मत बुलाइए। ये सुनकर विवेक ने हालात को समझकर बहस नहीं की थी, मगर आज इन शब्दों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय बाद जब एक दिन सरोज देवी बिना किसी को बताए शहर आ गई, उन्हें उम्मीद थी कि उनके बहू बेटा उन्हें अपनाकर अपने साथ रखेंगे, लेकिन जब वे घर पहुंची निधि ने उनका तिरस्कार करते हुए कड़े शब्दों में कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आई हैं? हमने तो आपको नहीं बुलाया, प्लीज आप यहाँ नहीं रह सकती। सरोज देवी आंखों में आंसू लिए चुपचाप लौट गई। और आज जब उसने अपनी पत्नी की बात और उसकी माँ उसकी बड़ी बहन की बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। वह बिना देर किए अपनी माँ सरोज देवी के पास पहुंचा और उनके सामने बैठकर धीरे धीरे सारी बातें बता दी। सरोज देवी यह सब सुनकर सन्न रह गई। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोले, अच्छा तो वो दोनों औरतें मेरे खिलाफ निधि के दिमाग में जहर भर रही हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम निधि को कुछ मत कहना, बहू है वो, उसे समझाओ पर प्यार से। तुम हमारे बीच पुल बनाओ, दीवार नहीं। विवेक की आंखें भर आई। उसने अपनी माँ की सोच पर गहरा गर्व हुआ। कम पढ़ी लिखी होते हुए भी रिश्ते निभाने
की समझ, सहन शक्ति और दिल की ऊंचाई उसमें किसी विद्वान से कम नहीं थी। सरोज देवी ने विवेक की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे निधि से कोई शिकायत नहीं है। वह जो भी कर रही है सुनी सुनाई बातों के असर में आकर कर रही है। समय आने दो, एक दिन खुद समझ जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। इस बात के बाद विवेक अक्सर कोशिश करता कि मौके पर निधि से अपनी माँ के बारे में बात कर सके। कभी हल्के अंदाज में तो कभी गंभीर होकर पूछता, निधि, आखिर माँ ने ऐसा क्या किया जो तुम्हें उनसे इतनी नाराजगी है? मगर हर बात निधि बात को टाल देती, या तो वो चुप हो जाती या कोई दूसरा मुद्दा छेड़ देती। जब भी निधि अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करती तो उसका माथा चूमती। विवेक हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता, इतना प्यार क्यों कर रही हो? कल को इसकी पत्नी भी हमें साथ रहने से मना कर दी तो? ये सुनकर निधि चुप हो जाती, कभी कुछ नहीं कहती, बस कमरे से बाहर चली जाती। जब विवेक अपनी माँ की कोई बात करता, कोई पुरानी याद साझा करता, निधि चिढ़ जाती, कभी तीखे शब्दों में कहती, आपको आपकी माँ इतनी अच्छी लगती है तो जाकर उन्हीं के पास रहिए, मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। विवेक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता, उसके दिल में भी तकलीफ होती, पर फिर भी वह कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी भावनाओं को निगल जाता, क्योंकि वो जानता था एक रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन कल्पना जी बहुत उदास मन से निधि के घर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे थकान और मन में गहरी चिंता झलक रही थी। ये देखकर निधि ने चौंकते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ? आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कल्पना जी ने भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, अब शायद रोज मिलने नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि तेरी छोटी भाभी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वह रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करती। आज तो साफ कह दिया, माँ जी, आप अब अपने बड़े बेटे के पास चली जाइए। ये सुनकर निधि अवाक रह गई। क्या भाभी ऐसा क्यों कह सकती हैं? आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। कल्पना जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सब देखकर तेरा छोटा भाई चुप रहा, बल्कि उसकी बातों से लगा जैसे वो भी यही चाहता हो। अब मैं तेरे बड़े भैया के पास गोरखपुर जा रही हूँ, अब शायद उससे मिलना भी मुश्किल से हो जाए बेटी। इतना कहकर कल्पना जी आंखें भर आई। वो अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछने लगी। यह सब सुनकर निधि का खून खौल उठा। यह झटपट मोबाइल उठाकर अपनी भाभी को फोन करने ही वाली थी कि कल्पना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, बेटा, जिसके मन में साथ रहने का भावना न हो उसे जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। फिर उन्होंने एक बात कही जो निधि के दिल को भीतर से झकझोर गई, अगर हो सके तो अपनी सास को वापस घर ले आ। जब हमने मिलकर उन्हें दूर किया था तब हमें लगा था कि यह करके हमने सही किया है, लेकिन आज जब मेरे साथ हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि बिना किसी की गलती अपमानित होना कितना दुखदाई होता है। आज मैं सचमुच समझ पाई हूँ कि उस दर्द को। इतना कहकर कल्पना जी उठी और चुपचाप चली गई। निधि वहीं बैठकर स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार अपने किए पे पछतावा हुआ। वो सोचने लगी, क्या मैंने अपनी सास के साथ वही किया जो आज भाभी मेरी माँ के साथ किया? शाम को जब विवेक ऑफिस लौटा तो उसने उदास निधि को देखकर पूछा, निधि, सुनो, मम्मी जी गोरखपुर जा रही है क्या? ये सुनकर निधि ने भराई आवाज में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि भैया भाभी ने उन्हें साथ रहने से इनकार कर दिया। विवेक कुछ देर चुप रहा, धीरे से बोला, अब समझ में आया तुम्हें कि माँ के लिए घर से निकल जाने का दर्द क्या होता? निधि सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। शायद उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचे थे। विवेक ने गहरी सांस लेकर कहा, चलो, मम्मी जी तो किस्मत वाली हैं कि उनके दो बेटे हैं। अगर उनका सिर्फ एक बेटा होता तो उनका क्या होता? सोचो, उनकी जिंदगी नरक बन जाती। फिर उसने निधि की आंखों में देखते हुए कहा, निधि, हमारा भी तो एक ही बेटा है। अगर कल को वो हमारे साथ ऐसा करे तो? विवेक की यह बात निधि के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया और आंखें भर आईं। सुबकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे की पत्नी चाहे जैसी भी हो, मैं उसे सास नहीं माँ बनकर प्यार दूंगी। उससे कभी भी कोई दर्द नहीं दूंगी जो मैंने अपनी सास को दिया है। विवेक हल्के से मुस्कुराया और बोला, सिर्फ प्यार कह देने से कुछ नहीं होता निधि। माँ ने भी तुम्हें बहुत चाहा था, लेकिन तुमने क्या किया? अब निधि अपने आंसू को रोक ना सकी, फूट फूट कर रोते हुए बोले, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। विवेक, मुझे माँ जी के पास ले चलो, मैं माफी मांगूंगी और उन्हें अपने घर वापस ले आऊंगी। विवेक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर में वे तीनों सरोज के पास फ्लैट में चले गए। जब सरोज देवी ने दरवाजा खोला तो सामने अपने बेटा, बहू और पोती को खड़ा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि सच्ची खुशी के थे। उन्होंने पोते को गोद में लिया और मुस्कुराती हुई बोली, कैसी है बहू? निधि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज जब मेरी माँ के साथ हुआ तब जाके मुझे समझ आया कि आपने क्या सहा होगा। अब आप हमारे साथ चलिए, हमारे
हमारे घर में रहिए। सरोज देवी उसकी ओर देखा, ममता से मुस्कुराई और बोली, मुझे यकीन था कि तुम्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मैंने कभी तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, मेरे पोते की माँ हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। बस तुमने मुझे समझा नहीं। ये सुनकर निधि की आंखें भर आई। सरोज देवी उसका सिर सहलाया और प्यार से कहा, बेटी अभी भी देर नहीं हुई है, चलो अब घर चलते हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। उसी वक्त निधि की बड़ी बहन जानवी का फोन आया। निधि ने मोबाइल देखा, कुछ पल सोचा और फिर बिना एक शब्द बोले फोन काटकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब वो किसी और की नहीं, सिर्फ अपने परिवार की सुनना चाहती है। सभी लोग खुशी खुशी गाँव लौट गए। अब उस घर में न कोई शिकवा था, न कोई शिकायत, बस एक सास बहू का सच्चा रिश्ता जो देर से ही सही मगर दिल से जुड़ा था। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और निधि का घर तोड़ने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।